Welcome to CA Foundation mock test paper solving series of CA Foundation quantitative aptitude। तो आज अपन करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर 2, जिसके अंदर अपन स्टैटिस्टिक्स, एलआर एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर करेंगे। टोटल 74 क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स भी। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से अपन चालू करते हैं। Find the future value of the annuity of 1000 made annually for 7 years at an interest rate of 16% compounded annually। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही हिंट ढूंढते क्या क्या मिले हैं। तो फ्यूचर वैल्यू बोला है, एन्युइटी बोला है। एन्युइटी बोलने के बाद दो टाइप करेंगे, प्रेजेंट वाली, फ्यूचर वाली। क्वेश्चन खुद बोल रहा है तो और क्या चाहिए। तो फ्यूचर वाले एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 बाय आई। तो ये कैसे निकालेंगे? कैलसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 16%। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 1.16 क्वेश्चन ने दिया है, रेस टू 7 ईयर्स। तो 1.16 रेस टू 7 ये भी क्वेश्चन ने दिया है 2.8262 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.16। इसको माइनस 1 करो, हाँ इसको माइनस 1 करेंगे अपन और डिवाइड बाय 0.16। तो तुमको फ्यूचर वाले फैक्टर आएगा 11.413 इंटू 10,000, 11,413। दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, assume that the discount rate is 7% per annum. How much would you pay to receive 500 growing 5% annually forever? तो यहाँ पे जो चीज तुमको ध्यान देनी थी वो है फॉर एवर। फॉर एवर मतलब होता है एन्युइटी परपेचुइटी। एन्युइटी परपेचुइटी का फॉर्मूला ए बाय आई, बट एन्युइटी परपेचुइटी ग्रोइंग इनफाइनाइट पीरियड, तो ए डिवाइड बाय आई माइनस जी। तो ए इज कितना है? 500। इंटरेस्ट रेट 7%, ग्रोइंग एट 5%। तो 500 डिवाइडेड बाय 0.07 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 25,000। तो दैट इज डी ऑप्शन। तो फॉर एवर से मुझे समझ गया इट इज एन्युइटी परपेचुएट। 15, राजेश डिपॉजिट रुपीज 3,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर in his saving account. If the account earns interest of 5.75% per annum compounded quarterly, how much money while he have at the end of 4 years? तो सबसे पहले तो एट द स्टार्ट बोला है, इसके वजह से मैंने इसको टिक मार्क करके रखा एट द स्टार्ट, मतलब ये एन्युइटी इमीडिएट हो गया। तो ये कब है? क्वार्टरली। जैसे ही क्वार्टर बोलते तो क्या करते? इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 4 और ईयर्स को इनटू 4। तो ईयर्स को इनटू 4 करते ही टर्म हो जाएंगे 16, और 5.75 इसको क्वार्टरली करना है तो डिवाइडेड बाय 4 करो। तो 5.75 डिवाइडेड बाय 4 अगर करते हैं तो ये आ गया 1.014375। तो 1 प्लस आई, तो अपने को क्या चाहिए? हाउ मच मनी विल हैव एट द एंड। एंड बोलते ये फ्यूचर हो गया। ओके, तो एक तो फ्यूचर हो गया। एन्युइटी कैसे? ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर बोलते ही वो एन्युइटी हो गया। सो एन्युइटी एंड 4 ईयर्स, तो ये 16 टर्म्स। तो ये हो गया अपना आंसर। तो फ्यूचर एन्युइटी के फॉर्मूले में डाल दो। तो फ्यूचर एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है? एन्युइटी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 बाय आई। तो इसको आई को डिवाइडेड बाय 4, एन को इंटू 4। तो आई हो जाएगा 1.014375, ये क्वेश्चन ने खुद दिया था। रेस टू 16, क्योंकि 4 इंटू 4 16, माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो तुमको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, इसको इंटू 3000 करो, 53,538.9 आ जाएगा, 53,538.9। बट एट द स्टार्ट बोलने से सब चीजें चेंज हो गई। एट द स्टार्ट मतलब इमीडिएट, आई वाले आंसर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 1 प्लस आई था 1.014375 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 54,308। दैट इज ए ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे 53,538 आके ऑप्शन ढूंढते बैठ रहे, और 53 नहीं मिला तो 63 को टिक कर लेते। महान इंसान हो, ट्राई करो, सोचो, क्वेश्चन में कुछ तो कीवर्ड्स रहेंगे। तो मैंने जितने भी कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट किया है, और आईएमपी क्वेश्चन को स्टार मार्क मार के रखा है। तो जो भी मैंने स्टार मार्क किए तुम भी स्टार मार्क करके रखो, एग्जाम के पहले रिवीजन के टाइम पे ये सब तुमको काम आएंगे। The annual rate of simple interest is 12.5. In how many years does the principal doubles? तो तुमको डबल करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 12.5, इसको डबल करना है सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट का डबल मतलब 2, तो 2 में से एक हटा दो 1, तो 100 डिवाइड बाय 12.5। तो 100 डिवाइड बाय 12.5 8, तो आंसर आ गया 8 इयर्स। इससे और क्या शॉर्टकट होना? रुपीज 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan
what is the loan amount of interest rate be 14% per annum compounded annually. तो क्या है 5000 टू बी पेड एवरी ईयर फॉर 10 years. तो एवरी ईयर बोलने से ये हो गया एन्युइटी. कितना पे करना है 5000. कितने साल 10 years टू पे ऑफ अ लोन. लोन किस में आता है प्रेजेंट वैल्यू में. तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का क्वेश्चन. व्हाट इज द लोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू बी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू दैट इज लोन का फॉर्मूला. लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर. इंस्टॉलमेंट अपने को पता है 5000. अब अपने को चाहिए पीवी फैक्टर. कैसे निकालेंगे 14% से 10 साल. तो 14% से 10 साल कैसे निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू बटन 10 टाइम्स फिर जीटी. हाँ तो लोन इनटू इंस्टॉलमेंट 14% फॉर 10 years. तो 14% फॉर 10 years अभी सिखा है 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 10 टाइम्स फिर जीटी. तो इसको इंटू 5000 करो 26080. तो आ गया 26080. नेक्स्ट rupees 800 is invested at the end of each month in the account paying 6% per year compounded monthly. What is the future value of annuity after 10th payment. तो बच्चा लोग इसमें सिर्फ तुम इतना याद देखो नहीं कि सिर्फ आंसर कैसे आया. मैं क्वेश्चन जब पढ़ता हूं तो कौन से वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर ध्यान देना चालू करूं. तो अभी मैंने क्या जैसा कंपाउंडेड मंथली. तो मुझे इतना ध्यान में आ गया कि इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 12 यन को इंटू 12 करना है. तो 6% को डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो आधा परसेंट बचेगा आधा 0.5%. ओके व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन है. फ्यूचर वैल्यू बोलिया आफ्टर 10th पेमेंट. तो मतलब 10 बार पेमेंट किया 10 बार पेमेंट मतलब एन्युइटी. तो मुझे इन तीन चीजों से समझा कि ये फ्यूचर खुद तो एन्युइटी बोल दिया फ्यूचर वैल्यू बोल दिया. तो ये फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी हो गई. तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 बाय आई. अब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या लेंगे आधा परसेंट. तो 1 प्लस आई होगा 1.05 नहीं 1.005. डबल जीरो करना बहुत जरूरी. यहाँ पे भी एक एक्सीडेंटल एरिया है. बच्चे एक तो 0.5 या 0.05 लिख देते जबकि 005 लेने का है. जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइडेड बाय 100 करो. एक्सीडेंटल एरिया मुझे यहाँ पे बैठे बैठे समझा कि तुमने गलत किया है. यहीं पे गलत किया है बहुत सारे बच्चों ने. तो 1.005. तो आफ्टर 10th पेमेंट मतलब रेस टू 10. हाँ तो 1.005 रेस टू 10 माइनस 1 बाय 0.005 इंटू 100. तो ये कितना आएगा 1.0511 माइनस 1 बाय 0.005. तो इससे तुमको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा इंटू 800 करो. तो आंसर मिलेगा 8176 डी ऑप्शन. certain sum of money borrowed at a simple interest to 2688 in 3 years and to 2784 in 4 years at the rate per annum equals to. तो तुमको इंटरेस्ट रेट निकालना है. तो ये मैंने आईएम पे मार्क करके रखा है. सभी बच्चों को ध्यान देना इसको कैसे करना. तो सिंपल इंटरेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कि कौन से भी साल जाओ सेम होता है. मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम है सेकंड ईयर का सेम है फोर्थ ईयर का nth ईयर का सबका सेम है. कंपाउंड में इंटरेस्ट अमाउंट चेंज होते रहता है. सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कांस्टेंट होता है क्योंकि वो सिंपल है. ओके तो भाई 3 साल के बाद का अमाउंट कितना है 2688 और फोर्थ ईयर के बाद का 2784. डिफरेंस किसका है इंटरेस्ट का है. तो 2688 एंड 2784 का डिफरेंस निकालो. 2688 एंड 2784 का डिफरेंस है 96. मतलब ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है. और अपन ने अभी क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का कौन से भी साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम होता है. तो ये 3 साल का. तो ये 3 साल के बाद का है ना आप इन 3 years मतलब इसमें 3 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है 96. तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 288. तो इसमें से 288 माइनस करो. तो मुझे 288 माइनस करने के बाद मिला 2400. तो 2400 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट. अब मुझे चाहिए था इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट कितना था 96. अगर 2400 पे 96 इंटरेस्ट है तो कितना परसेंट है. तो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100. तो 96 बाय 2400 इंटू 100 तो 4% मिल जाएगा. दैट्स ए ऑप्शन 4%. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. आईएमपी मार्क करके रखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. Ravi made an investment of 15,000 in a scheme at the time of maturity. The time of maturity the amount was 25,000. तो 15,000 इन्वेस्ट करे और 25,000 मिले.
if the compound annual growth rate CAGR of investment is 8.88, calculate the approximate number of years in which investment invested the amount. तो कितने साल में 8.88 से 15,000 के 25,000 हो गए. तो ये मैंने क्या बोला था बच्चा लोग, इसको मैंने कैलकुलेटर की ट्रिक दी थी. क्या ट्रिक दी थी? तो 15,000 के 25,000 हुआ है, 15,000 के 25,000, तो कितना गुना, डबल ट्रिपल कितना, वो देखो. तो 25,000 बाय 15,000 करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 1.66. तो 25,000 को अगर मैं 15,000 से करूंगा तो आएगा 1.66. तो अभी मुझे क्या करना है, 8.88 कैलकुलेटर पे लो, 1 प्लस इंटरेस्ट 1.0888 इंटू इक्वल टू बटन दबाते जाओ, एक बार दबाओ, कैलसी पे 1.66 आना चाहिए, दूसरी बार, तीसरी बार. अगर मैं पांचवी बार दबाता हूं तो मुझे 1.66 दिखता है, मतलब 6th ईयर. एक बार इक्वल टू बटन मतलब 2 साल, दो बार दबाए मतलब 3 साल, तो 5 बार दबाए मतलब 6 साल. तो बेसिकली ये 1.66 आने को मुझे 5 बार दबाना पड़ा, मतलब 6 ईयर्स. तो 6 ईयर्स में मेरे 15,000 के 25,000 हो जाएंगे. इसका और एक तरीका है करने का, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू. तो क्या है फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n. तो फ्यूचर वैल्यू 25, प्रेजेंट वैल्यू 15, 1 प्लस आई इज 1.0888 रेज टू n. n पता नहीं, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, तो 6 डाल के देखो आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो मैच हुआ तो अच्छी बात. 21, the present value of an annuity which pays 200 at the end of each 3 months for 10 years, assuming money to be worth 5% converted quarterly. तो मुझे इंटरेस्ट रेट दिया है 5%. ओके, इंटरेस्ट रेट दिया है 5%, क्वार्टरली बोला है, तो क्वार्टरली बोलते डिवाइडेड बाय 4. तो डिवाइडेड बाय 4, 5% डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 1.25%. इंटरेस्ट रेट आ गया 1.25 आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. तो मैंने क्या बोला, इनडायरेक्टली क्वार्टरली हो गया. क्वार्टरली को इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय करना और यन को इंटू 4 करना, तो 10 इंटू 4 हो जाएगा 40. तो 10 इंटू 4 हो जाएगा 40 और इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 1.25%. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच पेज 200. तो मुझे एन्युटी पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1.25% फॉर 40 टर्म्स. तो क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.0125 इक्वल टू बटन 40 टाइम्स, फिर जीटी 1.25% फॉर 40 टर्म्स. तो करो, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 31.32. तो 31.32 इंटू 200 तो आएगा 6265. तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो पीछे जो भी आंसर दिया रॉन्ग है. करेक्ट आंसर इज 6265 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट 22. Rajesh invest 20,000 per year in a stock index fund which earns 9% per year for the next 10 years. What would be the closest value of accumulated invest upon payment of last installment? तो पहले तो समझना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस जनरली फ्यूचर वैल्यू के होते हैं. तो कितना है, 20,000 पर ईयर. पर ईयर बोलने से हो गया एन्युइटी, एवरी ईयर एन्युइटी हो गया. तो ये फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का क्वेश्चन है, तो जिसमें 20,000 एन्युइटी है. इंटरेस्ट रेट इज 6%, 9%. तो तुमको लास्ट पेमेंट करने के बाद कितने कितने साल के लिए कर रहा है वो, फॉर 10 ईयर्स. तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 बाय आई. तो इंटरेस्ट रेट 9%, तो 1.09 रेस टू 10, 1.09 रेस टू 10 माइनस 1 बाय 0.09. तो ये इसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा 15.19. तो ये तुमको वैसे भी दिया था इधर 2.36736. इसमें -1 डिवाइड बाय 0.09 करो तो आएगा 15.19 इंटू 20,000, तो 303,858. 303,858. इसका मतलब क्या है कि हर साल अगर मैं 20,000 रुपए पे करूं फॉर 10 ईयर्स, तो 20,000 में 10 साल के लिए भरते जाओ और 9% से बढ़ते जाएगा तो उसके 3 लाख रुपए हो जाएंगे. An investment is earning compounded interest of 100 invested in the year 2 accumulate to 105 by year 4. If 500 invested in the year 5 will become rupees by the year 10. Okay, ये भी एक important question है ढंग से.
जो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 2 साल के बाद कितने हो गए 105। सॉरी, इन्वेस्टेड इन ईयर 2 अकोमुलेटिव 105 बाई ईयर 4। तो देखो ईयर 2 में डाले और ईयर 4 में मिल गए। तो ईयर 2 में डालोगे तो मुझे कौन से साल का देना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ेगा 3 और 4 2 साल में। तो 100 रुपए के 2 साल में हो गए 105। 100 रुपए के 2 साल में हो गए 105। तो फ्यूचर वैल्यू 105, प्रेजेंट वैल्यू 100। तो 105 इज इक्वल टू 100 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू 10। तो 100 को इधर भेज दो 1.05, 1 प्लस आई रेस टू 2। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट लिया। तो 1.05 का रूट आता है 1.012469 तो ये आ गया 1 प्लस आई। तो अपने को क्या चाहिए, इफ 500 इन्वेस्टेड इन द ईयर 5 विल बिकम रुपीज बाय ईयर 10। 5वें साल में अगर मैं 500 रुपए डालू तो 10वें साल में कितने होंगे। तो ये तुमको कंफ्यूज करने को दिया है। 5वें साल में डालेंगे और 10 साल, 5 से 10 साल कितने साल का पीरियड है 5 साल का। तो मुझे 5 साल इन्वेस्ट करने 500 रुपए। तो 5 साल इन्वेस्ट करने कितने रुपए 500, 500 रुपए फॉर 5 इयर्स। 1 प्लस आई की वैल्यू आ गई 1.012469 1.012469 ये आएगा 564, दैट इज बी ऑप्शन। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे साल में डाल के चौथे साल में निकाला, अरे भाई दूसरे साल में डाल के चौथे साल में निकाला मतलब 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे 100, कितने हो गए 105। 2 साल में अगर 100 के 105 हो रहे, 2 साल में अगर 100 के 105 हो रहे, तो 5 साल में 500 के कितने। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, पर ठीक है थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए मैंने आई एम पे मार्क करके रखा। An investor is saving to pay off an obligation of 15,250 which will due in 7 years. If the investor earning 7.5% simple interest rate per annum, he must deposit rupees to meet the obligation. तो क्या क्या बोला है कि इसको 15,250 रुपए क्या करने, पे ऑफ करने, विच विल बी ड्यू इन 7 years, मतलब 7 साल के बाद 15,250 रुपए चाहिए। इफ इन्वेस्टर इज अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से देने का, तो आज कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ओके, तो आज कितने डिपॉजिट करोगे 7.5% से 7 साल के बाद 15,250 हो जाएंगे। तो देखो, तो इसको कैसा करेंगे, तो I इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, 7 साल पता है, 7.5% इंटरेस्ट पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.525p, 0.525p ये इंटरेस्ट। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो पता नहीं, इंटरेस्ट आ गया अपना 0.525p। तो 1.525p इज इक्वल टू 15,250। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000। तो 10,000 इज सी ऑप्शन। ओके, हाँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट है बच्चा लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बाय डिफॉल्ट अमाउंट होती है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले इंटरेस्ट को पी फॉर्मेट में सॉल्व करो, फिर इसको इसमें पुटअप करो, तो तुमको आएगा 10,000 रुपए। द वैल्यू ऑफ स्कूटर is rupees 1 lakh. Find it depreciation in 10% per annum. Calculate total depreciated value at the end of 7 years. तो 7 years के बाद depreciated value कितनी रहेगी 1 लाख रुपए की, जो 10% से हो रहा है। तो मैंने depreciation का भी फॉर्मूला तुमको दिया है, WDV is equals to asset value into the bracket 1 minus depreciation rate raised to n। तो asset value 1 minus depreciation raised to 8, asset value 1 लाख, 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट 0.1, कितने साल 7 साल। तो इसको सॉल्व करो तो 0.9 रेस टू 7, 0.9 रेस टू 7, 0.9 इंटू इक्वल टू बटन 6 बार इंटू 1 लाख, तो 47,829 आ जाएगा, दैट इज WDV। तो इसीलिए बच्चा लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने जितने भी फॉर्मूलेज दिए हैं सब फॉर्मूलेज याद रखना जरूरी है, लोन का हो, असेट का हो, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जैसा भी हो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। क्यों, देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दो चीजों से चेंज होता है, कि तुम्हारा पीरियडिसिटी और इंटरेस्ट रेट खुद। तो अगर मैं मंथली देता तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 करना है, क्वार्टरली करता हूं तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 करना है। प्रिंसिपल कितना भी रहने दो क्या ही फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जा रहा है ना। मैं कितनी भी अमाउंट को लगा सकता हूँ, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट चेंज होता है, रेट नहीं। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
अगर समझ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आर स्क्वायर क्या ही फर्क पड़ता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जस्ट अगर कोई नया है उनके लिए मैंने पूरे स्टैटिस्टिक्स, एलआर एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए, कुल मिला के 74 क्वेश्चंस अपन ने MTP2 में सॉल्व किए। मैंने प्री सॉल्व इसके लिए रखे क्योंकि तुम्हारी एग्जाम है तो तुमको फटाफट आंसर मिलना चाहिए। मेरा अजम्पशन है कि तुमने सॉल्व किया, सॉल्व करने का तुमको कुछ डाउट आया तो इसलिए तुम यहाँ पे आए, तो मैंने सोल्यूशन शीट रखी वाली है तो फटाक से तुमको आंसर्स मिल जाएंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो देखने के बाद मुझे क्या फील हुआ, देख के कुछ कुछ फील होता है। क्या फील हुआ, तुमको किसी और को देख के होता है, मुझे क्वेश्चन को देख के होता है। 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 2 26 माइनस 1 25, मतलब डबल करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। 25 इंटू 2 50 प्लस 1 51, 51 इंटू 2 202 102, 102 माइनस 1 तो 101, इसको इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 202 प्लस 1 203 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर किसी को चाहिए तो। ओके मिल गया, समझ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग टर्म क्या है, 28। अभी देख के मेरे को वापस से कुछ कुछ हुआ, तो क्या कुछ कुछ हुआ, +5, देखो 28 + 5 33, -2 31, +5 36, -2 34, +5 39, अब क्या होगा +5 -2 तो 37 आ जाएगा। तो एक बार +5 -2 +5 -2 +5 -2। इन अ सर्टन कोड टीचर इज रिटन एज, कुछ तो गंदा, हाउ इज चिल्ड्रन विल बी रिटन इन दैट कोड। तो देखो बच्चा लोग, ऐसे टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। देखो टीचर में आर है, चिल्ड्रन में आर है, आर के जगह क्या दिख रहा है टी, तो इस आर के जगह पीछे से तीसरा टी किधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर दिखा डी, खत्म आंसर, दिमाग काय को लगाने का है। ओके तो फिर भी अगर किसी को लॉजिक ही चाहिए तो लॉजिक भी है, T+2 PQRST UV E+2 FG, मतलब जो भी लेटर है उसके बाद के 2 डिजिट यहाँ पे लिखे वाले R PQRST तो 2, तो C के बाद 2 क्या आता DE, तो नेक्स्ट E आ जाना चाहिए, तो सब जगह E ऑप्शन दिख रहा है। ओके तो वैसा ही, तो एक ऐसा करो कि कौन से इसमें अलग है हर जगह वो दिखा, तो मैंने ये R को T बोला है तो इस R को T कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन में, निकाल दो। तो कोई देख रहा नहीं तुमको आंसर कैसे निकाले, फटाक से जिससे आंसर आता वो निकल लो। इन अ सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। हाँ 143 का तुमको सबको समझ में आता, मेरे को पता है तुम्हारी कोड लैंग्वेज ही अलग है। 546 मीन्स मैन इज ओल्ड, 378 मीन्स बाय गुड बुक्स। व्हाट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड, तो आर के लिए क्या कोड है। ओके तो क्या करना, 253 मतलब बुक्स आर गुड, 253 बुक्स आर ओल्ड, तो 546 मैन इज ओल्ड, 378 बाय गुड बुक्स। तो अब क्या करना है, मुझे कॉमन कॉमन वर्ड देखने, फर्स्ट और थर्ड में कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है बुक्स, और इसमें कौन सा नंबर सेम दिख रहा है 3, तो 3 इन बुक्स। फिर इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है ओल्ड, और इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है 5, तो मतलब 3 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2, आंसर 2। तो ऐसे ही करना, कॉमन चीजों को ढूंढना और उसे मिल जाएगा। इफ समर इज कोडेड एज रनर द कोड ऑफ विंटर विल बी, तो समर इज कोडेड एज रनर द कोड ऑफ विंटर विल बी। तो अब क्या करना है देखेंगे, ठीक है। अब इसको उल्ट मैंने लिखा है सॉल्यूशन और उल्टा फॉर्मेट में है। तो समर रनर, तो देखो यस -1 PQRS, तो एक लेटर पहले, ठीक है, तो पहले को एक लेटर पहले करो। तो विंटर, विंटर के पहले UVW, तो W की जगह V चाहिए, तो ठीक है, तो V, तो W की जगह V चाहिए, V ऑप्शन सिर्फ एक जगह है B, इसलिए B। बाकी दिमाग मायने नहीं लगाते फिर रहा, तो सीधे सीधी बात है भाई, जो भी एक लेटर उसके पहले का है वो लिख दो।
तो W के पहले का लेटर है V, तो B ऑप्शन. From the home, Neha goes towards north for her college, and then she turns left, then she turns right, and finally she turns left and reaches the college. In which direction her college is situated with respect to her home? तो फिर ऐसे टाइम पे अपने को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. होम से किधर गई? टूवर्ड्स नॉर्थ, सीधा. फिर देन शी टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट ली, तो इधर गई. देन शी टर्न्स राइट, राइट मतलब ऊपर. अब इस साइड देख रहे, इसका राइट देखना है तो ऊपर. एंड फाइनल शी टर्न्स लेफ्ट, ऊपर जाने के बाद नॉर्थ को थी, वापस से लेफ्ट इधर आ गए. इन विच डायरेक्शन इज कॉलेज सिचुएटेड? कॉलेज यहाँ है, घर यहाँ है. ऊपर नॉर्थ, इस साइड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट. तो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट. Y is to the east of X, which is to the north of Z. If P is to the south of Z, then P is in which direction with respect to Y? आराम आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेने का. Y is to the east of X, तो क्या बोला है? Y is to the east of X, X के ईस्ट में, तो X इधर है तो ईस्ट इस साइड होता है, तो Y. Which is to the north of Z, which किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X को रिप्रेजेंट कर रहा है. X which is to the north of Z, तो Z के नॉर्थ में X है, Z के नॉर्थ में X है, तो Z उसके नीचे हो गया. If P is to the south of Z, Z के साउथ मतलब Z के नीचे P है, Z के नीचे P साउथ. Then P is in which direction with respect to Y? P किधर है? Y के नजरिए से P किधर है? नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट, साउथ वेस्ट. डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट. 5 villages P, Q, R, S and T are situated close to each other. P is to the west of Q, R is to the south of P. आराम आराम से. 5 है. P is to the west of Q, हाँ, P is to the west of Q, तो Q इधर है, Q के वेस्ट में P है. R is to the south of P, R साउथ के P के साउथ में, P के साउथ में R. T is to the north of Q, T Q के नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर T. And S is to the east of T, yes east, east मतलब इस साइड, तो ये T के इस साइड. R is in which direction with respect to S? R कौन से डायरेक्शन में है? तो टू द S विथ रिस्पेक्ट टू S, यस के एंगल से R किधर है? यस के एंगल से R किधर है? नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट, साउथ वेस्ट. सी ऑप्शन. तो ये डायग्राम है. तो बच्चों किसी को भी कुछ भी सोल्यूशन चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का. एक तो पॉज करके ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वर्किंग चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो नीड द वर्किंग्स भेज देंगे अपन लोग. इफ साउथ वेस्ट बिकम्स द नॉर्थ, then what will the northeast be? Okay, southwest becomes the north. देखो साउथ वेस्ट, ये मैंने पूरा डायग्राम निकाला, नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ, तो साउथ वेस्ट बिकम्स द नॉर्थ. साउथ नीचे वेस्ट इधर, साउथ वेस्ट ये नॉर्थ बन गया. व्हाट बिकम्स द ईस्ट? तो व्हाट नॉर्थ ईस्ट भी, नॉर्थ ईस्ट इधर है, अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ, तो वो बन जाएगा साउथ. हाँ, तो भाई ये नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है ना, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ. इन अ क्लॉक एट 12:30 आर, नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड मिनट्स नीडल इज इन साउथ डायरेक्शन. तो 12:30 बजे, तो 12:30 मतलब ये 12, ये घड़ी अपनी 12, 3, 6, 9, तो जो आर वाली घड़ी है वो नॉर्थ में है और मिनट वाली घड़ी है वो साउथ में, मतलब घड़ी नॉर्मल है, कुछ भी अलग कुछ आगोपना नहीं है. इन विच डायरेक्शन वुड बी द मिडल नीडल एट 12:45? तो 12 इधर, 45 इधर, तो मिनट कौन सी है? मिनट वाली इधर. तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा. मिनट एंगल 12:45 को इधर है तो वेस्ट साइड रहेगा, वेस्ट. मतलब नॉर्मल घड़ी को इमेजिन करो यार, सेम है. 5 students are standing in a circle. Abhinav is between Alok and Anku. Apurva is on the left of Abhishek. Alok is on the left of Apurva. Who is sitting next to Abhinav on his right?
5 स्टूडेंट्स सिटिंग स्टैंडिंग इन अ सर्कल. ओके, तो ये सर्कल है. अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. आलोक एंड अंकुर के बीच में अभिनव है. आलोक एंड अंकुर के बीच में अभिनव है. अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक. अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा. ये इधर, तो उसके लेफ्ट में, तो ये हो गया अपूर्वा. आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा. आलोक अपूर्वा के लेफ्ट में, अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक. तो ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट. हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट. अभिनव, तो अभिनव के नेक्स्ट राइट. राइट मतलब इस साइड. तो नेक्स्ट अभिनव के राइट साइड कौन है? अभिनव के राइट साइड आलोक. आलोक. 6 persons MNOPQR are sitting in 2 rows with 3 person on each row. ऐसे 2 लाइन है और दोनों साइड पे 3-3 लोग हैं. बोथ रोज आर फ्रंट ऑफ ईच अदर. दोनों आपस में भिड़े वाले. Q is not at the end of any row. तो Q दोनों रो के एंड में नहीं है, तो Q मिडल में है, तो मैंने इधर लिख दिया Q. तो ऊपर भी लिख सकते हो. P is second the left of R. तो R के सेकेंड लेफ्ट में P है. तो ये R मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टिंग सेकेंड टुंग, तो यहाँ पे हो गया P. तो R और P. O is the neighbor of Q. Q का नेबर O है, तो दोनों में से एक किधर भी हो सकता है. एंड डायगोनली अपोजिट टू P. इसकी वजह से O की लोकेशन फिक्स हो गई. तो डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है एग्जैक्ट इस एंगल में. तो P के अपोजिट O, तो यहाँ पे आ गया O. N is the neighbor of R. N is the neighbor of R. वो बराबर है. एंड हु इज फ्रंट ऑफ N. N के फ्रंट में कौन है? N के फ्रंट में Q है. Q मिला. हेलो. हाँ. A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in a center. A and P are at the ends. R is sitting at to the left of A. Who is to the right of P? Okay. तो A, P जो भी है. अब देखो मैंने ये सिटिंग अरेंजमेंट बना के रखी है. यस एंड जेड एट द सेंटर. एस एंड जेड एट द सेंटर. दोनों के सेंटर में इधर दो इधर दो, तो ये दोनों हो गए सेंटर में. ए एंड पी आर एट दी एंड्स. तो ए एंड पी आर एट दी एंड्स. तो फिर एक्स और आर ही बचा. आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. तो आर के ए के लेफ्ट में आर है, तो इधर हो गया. तो एक्स की जगह ये फिक्स हो गए. हु इज टू द राइट ऑफ पी. पी के राइट में कौन है? पी के राइट में एक्स है, तो पी के राइट में एक्स है. तो पीछे आंसर यस दिया है. तो एक्चुअली राइट में यस भी आ सकता है, पर एक्स इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है. क्योंकि ये दोनों एंड में, ये दोनों सेंटर में, तो ये दो जगह फिक्स थी. यहाँ पे आर, अगर आर आता है तो यहाँ पे एक्स होना जरूरी है. तो मेरे हिसाब से एक्स आना चाहिए. पीछे यस आंसर दिया, तो ये रॉन्ग आंसर है. 5 friends A, B, C, D and E are standing in a row facing south, but not necessarily in the same order. तो 5 लोग हैं साउथ की तरफ देख रहे. Only B is between A and E. A and E के बीच में B है. A and E के बीच में B है. C is immediate right to E. हाँ, immediate right to E. तो इमीडिएट राइट टू ई, ये साउथ के तरफ देख रहे हैं. तो हाँ, सी इज इमीडिएट राइट टू ई. तो इमीडिएट राइट बोला है, तो देखो इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, मतलब ये इस साइड हो गया. तो सी. एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू ए. तो ए के लेफ्ट में डी. ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू. डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. D is third to the left of E. तो E के लेफ्ट में, E के लेफ्ट, E के लेफ्ट 1 2 3. तो 3 पे कौन है? D है. D is to the third to left of E. Okay. There are 4 children P, Q, R, S sitting in a row. P occupies a seat next to Q. हाँ, तो P के और S. P occupies a seat next to Q. तो Q के नेक्स्ट में कौन है? P.
बट नॉट नेक्स्ट टू आर, बट आर के नेक्स्ट में नहीं है, तो मतलब आर, ये क्या बोला है, पी ऑक्युपाइज सीट नेक्स्ट टू क्यू, तो क्यू के आगे पी है, आर के आगे नहीं है, मतलब आर उसके आगे है, तो ये आर यहाँ पे हो गया। इफ आर इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू यस, यस के आगे आर नहीं है, यस के आगे नहीं, यस के पीछे रह सकता है, तो यस हो गया एंड में। हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू यस, तो यस के एडजेसेंट में नेक्स्ट में कौन है, आर, तो एक्चुअली नेक्स्ट टू एडजेसेंट बोला है, नेक्स्ट टू एडजेसेंट, एडजेसेंट आर है, उसके नेक्स्ट में कौन है, पी क्यू, तो पी एंड क्यू, तो नेक्स्ट टू एडजेसेंट, एडजेसेंट में आ रहे उसके नेक्स्ट है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू। बी इज अ ब्रदर ऑफ ए whose only sister is mother of C. D is the maternal grandmother of C, who is A related to D. Okay, B is brother of A, B is brother of A, तो B A का brother है bro, whose only sister, हाँ, whose only sister is mother of C, whose only sister, हाँ, B की only sister A is a mother of C, तो चाहिए तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये, हाँ, whose only sister is A, ये मदर ऑफ सी है, तो ये इसकी माँ है। D इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी की मैटरनल, सी की माँ कौन है, ए, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब ए की भी माँ, डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी के लिए ए कौन है, तो ये इसकी दादी है, तो ये मतलब माँ की माँ हो गई, दादी के लिए इसकी माँ कौन हो गई, बच्ची, तो डॉटर, हाँ, तो डी के लिए ए कौन है, डॉटर। इफ एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज द मदर ऑफ वाई, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना प्लस माइनस वाले, रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करने का बहुत इजीली आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो ये ऑप्शन टू क्वेश्चन ही करना पड़ता है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, मेन एग्जाम में भी ऑप्शन टू क्वेश्चन ही करो, तो इसका आंसर सी आता है। सी का कैसे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो मैंने रिवर्स डायरेक्शन में डाला डी इंटू बी, तो इंटू का मतलब क्या है, एक्स इज अ सिस्टर ऑफ वाई, तो डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी का सिस्टर डी। प्लस का मतलब क्या बोला था, एक्स इज द मदर ऑफ वाई, तो सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी इज द मदर ऑफ डी। ए माइनस सी, माइनस का मतलब एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, तो अपने को क्या ढूंढने का है, ए इज अ मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बी ये भाई बहन हो गए, तो इनकी माँ कौन है, सी, सी के भाई कौन है, ए, तो मतलब ए कौन हो गए बी के, तो ए कौन हो गए बी के मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के भाई, तो मैटरनल अंकल ए, तो यहाँ पे प्रूव हो गया सी। ए एंड बी का मैंने करके बताया है, जो कि रॉन्ग आ रहा है, ये ऐसे है, तो उसमें डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, तुम्हारे सामने आंसर लिखा है, तुम देख लो कि ये ऐसे गलत आते हैं, तुमको ऑप्शन टू क्वेश्चन ऐसे ट्राई मारता रहेगा, मैंने भी मारा है, तो तुमको भी मारते रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। 58 टू 60 दोनों के लिए, दोनों तीनों क्वेश्चंस के लिए एक ही इंफॉर्मेशन। अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, तो ये डायग्राम देखो, अनीता इज अ नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, तो प्रतीक की माँ उसके भाई की बच्ची, प्रतीक के, हाँ ये क्या बोला है, अनीता इज अ नीस ऑफ प्रतीक्स मदर, हाँ, तो प्रतीक के मदर की नीस, तो मतलब अनीता उसके प्रतीक के माँ की भाई की बेटी है, तो ये प्रतीक की माँ उसका भाई, ये उसकी बेटी अनीता। अनीताज मदर इज प्रतीक आंट, अनीता की जो माँ है ये प्रतीक की आंट है, बट ऑब्वियस है, तो ये बेसिकली मामी हो गई। रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर, रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर, तो अनीता की जो माँ है उसके भाई का नाम रोहन है। रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर, रोहन की मदर अनीता की ग्रैंड मदर, ऑब्वियसली मैटरनल ग्रैंड मदर, ये रोहन की माँ हो गई, और अनीता के ये रोहन भाई बहन हो गए ना, तो ये बेसिकली
इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, सही बात है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन रोहन्स मदर इज डैश टू द अनिताज मदर। रोहन की मदर और अनिता की मदर, हाँ, रोहन्स मदर इज अनिताज मदर। रोहन की माँ मतलब ये ग्रैंड मदर, अनिता की मदर मतलब ये, तो ये इन दोनों में क्या है, माँ बेटी का रिश्ता हो गया, तो मदर हो गई है। प्रतीक्स एंड अनिताज मदर्स आर, प्रतीक की माँ अनिता की माँ, ये दोनों क्या हो गए, ये पति की बहन है, तो पति की बहन मतलब सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ। रोहन इज प्रतीक्स, रोहन इज प्रतीक्स, तो रोहन प्रतीक का कौन है, तो ये माँ के भाई के पत्नी का भाई, एक्चुअली नो रिलेशन इज द करेक्ट आंसर, पीछे अंकल दिया है, अगर कोई कुछ बोलना है तो अंकल बोल दो, बट एक्चुअली देयर इज नो रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है भाई, माँ के भाई के पत्नी का भाई, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इंग्लिश में किसी को भी अंकल और आंट बोलते तो अंकल टिक कर दिया, ऑप्शन कुछ भी नहीं है बोल के अंकल को टिक करना है, बट एक्चुअली में देयर इज नो रिलेशनशिप। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी इज बेल शेप, तो बेल शेप मतलब स्टार्टिंग में कम फिर ज्यादा और फिर कम। तो प्रॉफिट कैसे होते हैं, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कम होता है, फिर बढ़ता है और फिर कम होते रहता है। तो बहुत कम प्रॉफिट वाले बिजनेसेस भी कम है, बहुत ज्यादा वाले भी कम है, मीडियम प्रॉफिट वाले सबसे ज्यादा है, इसलिए बेल शेप। बेल शेप प्रॉफिट, वेट, हाइट्स, इन सब के लिए काम आता है, मॉडल में लाइन है। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो हिस्टोग्राम से मोड मिलता है और ओगिव से मीडियन एंड क्वार्टाइल्स मिलते हैं, तो ओगिव्स, तो मीडियन का आंसर है ओगिव। ये मोर देन और लेस देन दोनों से भी मिलता है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे मीडियन होता है, तो यू कैन से लेस देन ओगिव आल्सो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, क्लास की फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, ये तो प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। मेन एग्जाम में याद रखो बच्चा लोग, स्टैटिस्टिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो सिर्फ प्योर फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, तो पूरे फॉर्मूलाज एक बार की रिवाइज करके जाना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये तुमको फर्स्ट चैप्टर सैम्पलिंग थ्योरी में मिलेगा, मॉड्यूल में जैसे कि वैसी लाइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है, तो मॉड्यूल में भी सैम्पलिंग में मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर है ये। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक। In a group of persons average weight of 60 kg, if the average of male and female is taken separately is 80 and 50, find the ratio of the number of males to that of females. ओके okay. तो इसको जनरली बच्चा लोग है ना सॉल्व कर सकते इक्वेशन से, बट मेरे को पर्सनली फील होता है कि इक्वेशन से गए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या करना चाहिए तुमने, ऑप्शन टू क्वेश्चन चले जाओ। तो 1:2 रेशियो, मेल 1 है तो फीमेल 2 है, तो देखो एवरेज ऑफ मेल्स एंड टेकन 80 इंटू 1, 50 इंटू 2, तो 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करो, 60 आता क्या, देखो 80 इंटू 1/3, 80 इंटू 1:2 है ना, तो 1/3 एंड 50 इंटू 2:3, तो आंसर आ गया 60। एक तो ऑप्शन टू क्वेश्चन चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, अदरवाइज एक इक्वेशन बना सकते हो पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, टाइम क्यों घलाते हो, करो फटाफट हो जाता कैलसी पे। ओके, a train covered the first 5 kilometer of its journey at a speed of 30 kilometers per hour and next 15 kilometer at a speed of 45 kilometers per hour, the average speed of the train is, तो इसको एवरेज स्पीड जैसे बोला बच्चों के दिमाग में हार्मोनिक मीन क्लिक होना चाहिए, तो हार्मोनिक मीन की तरह से इसको सॉल्व करो, और पर भी डिस्क्रीट सीरीज, तो क्या है डिस्क्रीट सीरीज, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना डिस्टेंस किया है 5 किलोमीटर बाय 30, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ, तो 5 किलोमीटर बाय 30 प्लस 15/45 एंड टोटल डिस्टेंस इज 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5/30 प्लस 15/45, तो आंसर आ गया 40, तो आंसर आ गया 40। इसको कैलसी पे कैसा करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू मेमोरी प्लस
15 divided by 45 equal to memory plus 20 divided by memory recall equals to 40. If 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and variance of x is 6, then the variance of y is ओके तो एक का वैरिएंस है, दूसरे का वैरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले तो वैरिएंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज रूट ऑफ 6। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 इनटू रूट ऑफ 6। तो इसको सॉल्व करो। तो रूट ऑफ 6 अगर अपन ऐसा करते हैं तो ऐसे का ऐसा रहेगा, पर अपने को वैरिएंस चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 6। तो 4/9 इंटू 6 तो 24/9, इसको ही लिख सकते 8/3, ए ऑप्शन। If the standard deviation of 1, 2, 3 up to 10 is 10, and then the standard deviation of 11 to 20 is, तो first n natural numbers का standard deviation n square minus 1/12। अभी इसको सॉल्व करके उन्होंने सिग्मा ला लिया रहेगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और एक दूसरी चीज अपन ने क्या सीखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ये डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। तो ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस। 1 + 10 11, 2 + 10 12, 3 + 10 13, तो सब में 10 ऐड किया है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, इसका भी सिग्मा रहेगा, सी ऑप्शन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो बहुत सारे बच्चे 10 प्लस सिग्मा करने की कोशिश करेंगे, बट गलत जवाब, क्योंकि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। What is the standard deviation of the following series? Measures and frequency standard deviation निकालना है। तो standard deviation का formula for continuous series क्या है? Summation of fx square by summation of f minus summation of fx by summation of f whole square under the root। डरो मत, कोई चिंता नहीं है। तो इसके लिए मुझे इस फॉर्मूले को अगर सॉल्व करना है तो मुझे 2-3 टोटल चाहिए, समेशन ऑफ f की टोटल, समेशन ऑफ fx की टोटल, समेशन ऑफ fx स्क्वायर की टोटल। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, उसको मेरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये फ्रीक्वेंसी दिया है, x निकालना है। तो 0 to 10 का x क्या होता है, मिडिल वैल्यूज। तो 0 to 10 का मिडिल वैल्यू आता है 5, इसको बोल दो x। 10 to 20 का 15, 20 to 30 का 15, 25, 30 to 45 का 35। तो ये हो गया x और ये हो गया फ्रीक्वेंसी दिया है 1342। तो मुझे 3 टोटल चाहिए, फ्रीक्वेंसी की टोटल, fx की टोटल, fx स्क्वायर की टोटल। तो fx की टोटल f इंटू एक्स करो, f इंटू एक्स करके 5 इंटू 1 15 इंटू 3, तो टोटल आए 220, इसकी टोटल आई 10। fx स्क्वायर मतलब f इंटू एक्स इंटू एक्स। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 1 25, 15 इंटू 15 225 इंटू 3 675, ऐसा करते जाओ, टोटल आ गई 5650। तो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? So standard deviation का formula in case of, हाँ, in case of what? Continuous या discrete series, summation of fx square by summation of f minus summation of fx by summation of f का होल स्क्वायर, उस फॉर्मेट में कर सकते हो, या फिर इसको मीन बोल दो। तो 225/10 आता है, 220/10, 22 का स्क्वायर। तो 5650/10 565 माइनस 22 का स्क्वायर 484, तो आया 81, 81 का रूट आया 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं मेन एग्जाम के अंदर भी। तो मेन एग्जाम के अंदर तुमने क्या करना चाहिए, 3 टोटल निकाल लेना चाहिए, f, fx एंड fx स्क्वायर। If the difference between the mean and mode is 69, then the difference between mean and median will be, तो क्या है फार्मूला, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 into the bracket मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड का डिफरेंस है 69, इसको डिवाइड बाय 3 करो 23 आ जाएगा। ये MTP 1 में भी था और इवन मॉड्यूल में भी है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में डालो, फटक से आंसर आ जाएगा। If all the observation in a distribution is increased by 6, then the variance of the
सीरीज विल बी अनचेंज्ड, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता है और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इंक्रीज बाय 6 मतलब +6, प्लस और -6 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्सोल्यूट डेविएशन ओनली? कौन सा ऑब्सोल्यूट डेविएशन है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाई एन, पर x माइनस एक्स बार इन मॉड, मॉड को क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट डेविएशन, इसलिए सी ऑप्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसे थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर है। कितने नंबर है? 9। तो पहला क्या है क्वार्टाइल निकालने का? असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? n+1/4 इंटू 3, तो n+1 10/4 इंटू 3 7.5, तो 7.5 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th पोजीशन पे कौन है? 35, 7th पोजीशन पे 35, 0.5 जैसे कि वैसा, 35 के आगे 40, तो 40 माइनस 35 इंटू 0.5, 40 माइनस 35 इंटू 0.5, तो आया 37.5, तो 37.5 ये ऑप्शन में नहीं है, अगेन इंस्टीट्यूट की तरफ से रॉन्ग आंसर, तो 37.5 इज द करेक्ट आंसर 73 का। द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 45. Later on, it was discovered that the marks of the two students were misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. Find the correct mean. तो अगेन मैं इसके लिए हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ पिज्ज़ा का। तुम डोमिनोज गए, पिज्ज़ा ऑर्डर करे, तुमने मांगे पनीर पिज्ज़ा, उन्होंने दिया कैप्सिकम पिज्ज़ा, तो क्या बोलेंगे? कैप्सिकम को निकालो, पनीर को डालो, जो रॉन्ग है वो हटाओ, जो करेक्ट है वो प्लेस करो, जो रॉन्ग है वो हटाओ, करेक्ट है वो प्लेस करो। तो क्या है फॉर्मूला? एक्स बार का मीन का समेशन ऑफ एक्स बाय एन, मीन कितना दिया था? 45, कितने स्टूडेंट? 100, तो समेशन ऑफ एक्स आया 4500, बट ये रॉन्ग टोटल है, तो रॉन्ग टोटल में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटाओ, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करो, जैसा तुम अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते, रिमूव द रॉन्ग इफेक्ट, प्लेस द करेक्ट इफेक्ट। तो 4500 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस 8554, 8554 माइनस एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन 58 एंड 45 को ऐड करो, 58 एंड 45 को ऐड करो, तो आंसर आएगा 4464, तो 4464 ये आ गया करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। तो ऑब्जर्वेशन तो 100 के 100 ही थे, डिवाइडेड बाय 100, तो 44.64 आएगा, सी ऑप्शन 44.64। 75. The arithmetical mean and coefficient of variation of the data set X are respectively 10 and 30. The variance of 10 minus 2x is arithmetical mean and coefficient of variation. COV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन कितना दिया था? 10 and 30। जनरली कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या जो भी रिलेटिव डिस्पर्शन है सब परसेंटेज में होते हैं। 30% का मतलब 0.3, यहीं पे एक्सीडेंटल एरिया है, बच्चे लोग 30 का 30 ले लेते, इट इज 0.3, तो कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.3, स्टैंडर्ड डिवीजन पता नहीं, मीन ऑफ एक्स दिया था 10, तो 10, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा 3, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 3। तो क्या बोला था इसका? तो 30 माइनस 2x, कुछ भी नहीं दिया तो इक्वल टू y लिखो, तो 30 माइनस 2x इज इक्वल टू y। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना दिया था? 3, तो 2/1 इंटू 3, तो 2/1 इंटू 3 आया 6, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज 6, पर वेरिएंस पूछा था तो वेरिएंस हो जाएगा 36, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखो यहाँ पे एक्सीडेंटल ले लिया, 30% को बच्चे लोग नहीं समझते, तो 0.3 लेना चाहिए। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एस डी एम डी एंड क्यू डी, ये तुमको थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडल में रेशियो मिल जाएगा 15:12:10। अदरवाइज भी अगर किसी को चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 100, तो मेन डिवीजन होता है 4/5 दैट इज 80 एंड 2/3 होता है क्वार्टल डिवीजन दैट इज 66.66। 100:80:66.66, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 15:12:10। ठीक है, या तुम ये भी रेशियो याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रेशियो तो तुमको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा।
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द थ्री नंबर्स 40, 50 and x is 10. The value of x is 40, 50 and x is 10. Then the value of x is, तो ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते, मल्टीप्लाई करके रूट निकालो. कितने नंबर है, 3, 40, 50 एंड x. तो 3 का क्यूब रूट, तो क्या है 40 इंटू 50 इंटू एक्स का क्यूब रूट निकालो. 40 इंटू 50 इंटू एक्स का क्यूब रूट इज 10. तो अगर इसका क्यूब रूट हटाना है तो सामने वाले का क्यूब करो. तो 40 इंटू 50 2000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 का क्यूब. 10 का क्यूब आता है 1000, तो उसको 2000 को इधर ले गया. 1000 बाई 2000 1/2, तो x आ गया 1/2. डी ऑप्शन. The difference between upper limit and lower limit of a class is known as, upper limit and lower limit का difference को क्या बोलते हैं, क्लास साइज. एक्चुअली क्लास साइज क्लास लेंथ सेम होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट क्लास लिमिट, इट इज क्लास बाउंड्रीज. पर इंस्टीट्यूट को अपन थोड़ा सा एडजस्ट करने सिखा लेते हैं. तो दोनों लिमिट्स के बीच में के डिफरेंस को क्लास लेंथ या क्लास साइज ऐसा बोलेंगे. सी. प्रोबेबिलिटी. Let P is the probability of function on S, x1, x2, x3. Probability of x1 is 1/4, x3 is 1/3. The probability of x2 is, देखो सिंपल है, सैंपल में 3 ही है तो सबकी प्रोबेबिलिटी रहेगी. तो सबकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है 1, तो पूरी प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 है. तो दो प्रोबेबिलिटी पता है 1/3, 1/4. तो 1/3, 1/4 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 नहीं पता है, इज इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 प्लस 1/3, इसको कॉमन बेस कर लो 12, तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा. तो 7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1 माइनस 7/12 इज 5/12. 5/12 ए ऑप्शन. A sparks, A speaks truth in 60% of the cases, B in 90% of the cases. In what percentage of the cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? तो भाई हाँ, तो A ट्रूथ बोलने का 0.6, B ट्रूथ बोलने का 0.9 दिया है, तो झूठ बोलने का हो जाएगा 0.4, 0.1. तो ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं. तो 4 ऑप्शंस बन सकते हैं, दोनों ट्रूथ, एक सच एक झूठ, दूसरा पहला झूठ दूसरा सच, या दोनों झूठ. कॉन्ट्राडिक्ट कब होंगे, जब मैं सच बोल रहा हूँ ये झूठ बोल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा. तो ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए सच की प्रोबेबिलिटी 0.6, बी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो 0.6 इंटू 0.1. और ए झूठ बोलेगा, ए झूठ की 0.4 और बी सच बोलेगा 0.9. तो 0.06 प्लस 0.36, तो आ गया 0.42, दैट इज 42%. बी ऑप्शन. तो ये तुमको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से करना था. 2 लोग हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो चारों में से ये 2 पॉसिबिलिटी अपने को चाहिए, ए सच बी झूठ, बी सच ए झूठ. A candidate is selected for an interview for 3 posts. For the first there are 3 candidates, for the second there are 4 candidates, and for third there are 2 candidates. What is the chances of getting at least 1 post? तो at least 1 मतलब एक तो भी मिलना, 2 तो भी मिलना, नहीं तो 3 तो भी मिलना. तो इससे अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. 1 में से किसी में भी नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से तीनों में भी नहीं सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करो. ओके 1 माइनस फर्स्ट, इसमें देर आर 3, तो चांस है 1/3 सेलेक्ट होने का, तो नहीं होने का 2/3, तो 2/3 इंटू 4 है तो सेलेक्ट होने का 1/4, तो नहीं होने का 3/4. 2 में सेलेक्ट होने का 1/2, तो नहीं होने का भी 1/2. तो 1 माइनस तीनों में भी सिलेक्शन नहीं. 2 इंटू 3 इंटू 1 आता 6, बाय 3 इंटू 4 इंटू 2 आता 24, तो 1 माइनस 6/24, तो 1 माइनस 6/24 आता 18/24, दैट इज 3/4. ए ऑप्शन. ठीक है, 1 माइनस तीनों में भी सेलेक्ट नहीं होना, मतलब कहां ना कहां पे तो सेलेक्ट हो ही जाएगा. A card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced. What is the probability of getting 2 kings? Okay, तो पहला किंग निकाला, फिर दूसरा भी किंग चाहिए पर अभी रिप्लेसमेंट नहीं करना है. तो किंग कितने होते 4, टोटल कार्ड कितने 52. तो चारों में से एक 4C1/52C1, दैट इज 4/52.
अब क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट एक किंग कम हो गया ऑलरेडी, तो 4 में से 3 बचे, और टोटल कार्ड्स में भी एक कम कार्ड कम हो गया 51, तो 3/51, 4/52 इंटू 3/51, तो 12/2652 आता है, तो 12/2652 इज 1/221, 1/221 बी ऑप्शन. The probability of a man hitting the target is 1/4. Man hitting the target is 1/4. And if he fires 7 times, the probability of hitting the target at least twice is. Okay. ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ऑप्शन ने ना इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है. मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, तो ये बाइनोमियल हो गया, एक तो हिट करेगा नहीं तो नहीं करेगा, तो दो ही है. कितने बार रिपीट हुआ है, 7, तो n इज इक्वल टू 7. हिटिंग द टारगेट 1/4, नॉन हिटिंग 3/4. तुमको क्या चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस. एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो है 0 and 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो. तो 1 माइनस जो नहीं चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 and 1. तो क्या है बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. तो 7c0 1/4 रेस टू 0 3/4 रेस टू 7 प्लस 7c1 1/4 रेस टू 1 3/4 रेस टू 6. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो पूरा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 0.5556 बट एक्चुअली ये सिंप्लीफाई करने के बाद चारों ऑप्शंस के कुछ भी नियरेस्ट भी नहीं दिखता है. तो मैंने सॉल्व किया हर एक ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन को अगर मैं सॉल्व करता हूं 5/2 इंटू 3/4 रेस टू 6, तो आंसर पॉइंट्स में सेम आता है. तो फ्रैक्शंस ये जब सिंप्लीफाई करने को जाएंगे ना बच्चा लोग, तो तुम ऐसा अगर देख के बोलेंगे कि 5/2 3/4 ये क्या कर रहा है, नहीं आएगा आंसर. तो तुमको ये सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं मिलेगा, तुमको फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा. ये फ्रैक्शन में लेके आने का दिया आंसर आ रहा है, और चारों में से ये फ्रैक्शन में मैच हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन. If 5% of the electric bulb manufactured by a company are defective, use a Poisson distribution to find the probability that of sample of 100 bulbs. तो 100 bulbs है, जनरली कितने डिफेक्टिव बनाते हैं 5%, तो 100 का 5% इज 5, तो यम की वैल्यू हो गई 5. यम की वैल्यू हो गई 5. 5 bulbs are defective, तो probability of x is equals to 5. तो क्या है probability mass function, e raised to minus m m raised to x by x factorial. तो e raised to minus m m है 5, तो e raised to minus 5 into 5 raised to 5 by 5 factorial. तो e की वैल्यू है 0.007, ये क्वेश्चन ने खुद दिया था, into 5 raised to 5 by 5 factorial. 5 raised to 5 करते बैठो कैलसी पे, into ये करो तो 0.1822 आता है, दैट इज ए ऑप्शन. और ये पॉइसन का कैसा है ये समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन खुद ई की वैल्यू देता है. जब भी क्वेश्चन ई की वैल्यू देता है समझ लेना ये पॉइसन का क्वेश्चन है. बहुत इजी होता है पॉइसन का क्वेश्चन ट्रैक करना मेन एग्जाम. In a non-leap year, probability of getting 53 Sundays or 52 Tuesdays or 53 Thursdays is. Non-leap year, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर में साल में होते हैं 365 डेज. तो टोटल डेज है 365. कितने वीक्स है, तो तुम्हारे वीक्स होते हैं 52 वीक्स. स्टैंडर्ड कोई भी साल में 52 वीक्स, तो 52 इंटू हर वीक में 7 दिन, तो 364. कितना दिन बचा, एक्स्ट्रा दिन बचा एक. अब ये एक दिन कैन बी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है. अपने को क्या पूछा, संडे और ट्यूसडे, संडे और ट्यूसडे और थर्सडे. तो 1 2 3, तो 1/7 प्लस 1, क्यों कितने दिन है 7, दिन कितना है 1, तो 1/7. तो ऐसे कितने चाहिए, संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, ट्यूसडे की 1/7, थर्सडे की 1/7, और है तो ऐड करो, तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 आता 3/7. तो सी ऑप्शन आएगा इसका. हेलो, examine the validity of the following. Mean and standard deviation of the binomial distribution are 10 and 4 respectively. तो examine the validity.
मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीन क्या है, n इंटू पी, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, n इंटू पी इंटू क्यू। तो n इंटू पी दिया है 10 मीन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन n इंटू पी इंटू क्यू का अंडर द रूट, क्योंकि n इंटू पी इंटू क्यू वैरिएंस होता है तो उसका रूट स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। तो ये दिया 10, ये दिया है 4, तो n इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा 16, तो स्क्वायर कर दिए तो वैरिएंस 16 हो गया, मीन हो गया 10। ओके नाउ तो q का फॉर्मूला क्या है, या सीधा सीधा an इंटू पी का है 10, तो 10 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16, तो q की वैल्यू होगी 16/10 दैट इज 1.6। तो q इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इट्स अ नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। दूसरी चीज, ठीक है, वैरिएंस शुड बी लेस देन द मीन, मीन है 10 और वैरिएंस है 16, तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया। तो ठीक है, अपन प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी गए तो भी आंसर आता। तो q इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, इसलिए नॉट वैलिड। फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन probability of x is equal to 1 is a probability of x is equal to 2, then the mean of x। पॉइसन के लिए मीन क्या होता है, यम। और जब भी ऐसे दो नंबर्स दिए हैं, मैंने क्लास में एक शॉर्टकट भी सिखाया बच्चा लोग, 1 एंड 2, जो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो यम बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर क्या है 2, तो यम की वैल्यू हो गई 2। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चन भी है और अपन ने क्लास में भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे सेम। तो क्लास नोट्स में 2 क्वेश्चन है, मॉड्यूल में 1 क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल ट्रिक याद रखो, जब दो प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उसमें बड़ा नंबर यम होता है और यम ही मीन होता है, इसलिए 2। 30 balls are serially numbered and placed in a bag. Find the chance that the first ball drawn is a multiple of 3 or 5। तो एक बैग में कितने बॉल डाले, 30, नंबर क्या है 1 2 3 अप टू 30, तो ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले 30 नंबर में 3 के मल्टीपल कितने हैं, तो 3 के मल्टीपल, तो 30 में 10 नंबर है, 30/10 कैलसी भी कर लो, 30/3 10। 5 की मल्टीपल 30/5 6 नंबर है। और तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी पता है, ए और बी का, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 3 से डिविजिबल 10/30, 5 से डिविजिबल 6/30, बट ऐसे कुछ कुछ नंबर रहेंगे जो 5 और 3 दोनों के कॉमनली मल्टीपल डबल डबल काउंट होंगे। जैसे 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज 15, तो 15 नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, डबल डबल काउंट हो रहा है, तो ऐसे नंबर माइनस करो। तो 15 और 30, तो ऐसे दो नंबर है तो 2/30, ये माइनस करो, तो ये 5 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल और ये दोनों का कॉमन, तो 10/30 प्लस 6/30 माइनस 2/30, तो आंसर आएगा 14/30 7/15, डी ऑप्शन। ओके फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन the first and third quartile are given to be 37 and 49, the mode of the distribution is। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा कितना दिया 37, और थर्ड क्वार्टाइल क्या दिया, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा 49, तो ये 37 एंड 49 दिया है, तो ये दोनों कट हो गए, तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 86, तो म्यू इज इक्वल टू 43। तो पूछा क्या था अपने को, मोड, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल मतलब मीन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल्स टू मोड, मीन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल्स टू मोड 43, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से तो मोड भी सेम हो गया मीन के इतना। तो ये इसके लिए फॉर्मूलाज याद होना, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सॉरी म्यू प्लस 0.675 सिग्मा एंड म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो अगर ये जब तक याद नहीं होगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 90, the odds in favor of a event A in a trial is 3:1। In a 3 independent trials, the probability of non-occurrence of event A is, okay, odds in favor of event A मतलब A happen होने का probability क्या हो गया 3/4 in favor of A। the 3 independent trials, 3 बार ट्राई करे, probability of non-occurrence of event A मतलब A नहीं आना, A आने की है 3/4, तो नहीं आने की 1/4। ओके तो 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल, तीनों बार भी नहीं आना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, आने का 3/4 है तो नहीं आने का 1/4,
तो नहीं आना ना, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो 1/64 हो जाएगा। तो बच्चे लोग 3:1 को नहीं समझते, ऑड्स थ्योरी याद करो। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो 3/4 ए होने का हो गया, तो नहीं होने का 1/4। इफ this equation is the regression line of y on x and coefficient of correlation between x and y is 0.75. What is the value of the regression coefficient of x on y? तो bxy की वैल्यू कितनी है, और ये y on x दिया है, तो y on x दिया है, तो y on x की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y is equal to a plus bx, y is equals to a plus y is equal to a plus bx। तो इस इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्मेट में लिखो, क्या होगा, तो 4y इक्वल टू 15 + 5x, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं चाहिए तो डिवाइडेड बाय 4, तो 15/4 + 5/4 x। तो x के बाजू में क्या होता है, x के बाजू में by(x), तो by(x) की वैल्यू 5/4। तो अपने को प्रॉपर्टी पता है रिग्रेशन की, क्या, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रूट r होता है, तो bxy इंटू by(x), तो r की वैल्यू दी है 0.75, r की वैल्यू दी है 0.75 इज इक्वल टू अंडर द रूट bxy इंटू 5/4। तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 0.75 का स्क्वायर 0.5625, इसका स्क्वायर bxy इंटू 5/4, तो ये 4 को ऊपर 5 को नीचे, तो bxy इज इक्वल टू 0.5625 इंटू 4/5, तो 0.45 आता है, ए ऑप्शन। तो पहले इक्वेशन से by(x) ढूंढो, फिर ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि r इज इक्वल टू bxy इंटू by(x) का रूट, तो उसमें डाल दो तो तुमको आंसर मिल जाएगा 0.45, ए ऑप्शन। If the regression line of y on x and x on y is given by, then the arithmetical mean of x and y are, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगेन रिग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या है, दो रिग्रेशन के लाइंस अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं, दो रिग्रेशन के लाइंस अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूं, तो जो वैल्यू x एंड y के मिलते हैं वो x बार y बार होते हैं। तो दो लाइंस दिए हैं, 2x + 3y = -1, 5x + 6y = -1, तो एक का कोएफिशिएंट मैच करना है y का, तो इसको मैं इस इक्वेशन को इंटू 2 कर देता हूं, तो 2 × 2 4x + 6y - 2y, तो y इक्वेशन को माइनस करो तो साइंस पूरे उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कोई भी एक इक्वेशन में डालो, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, तो 5 + 6y = -1, तो 6y = 5 को उधर भेज दो -5, तो y = -6/6 -1, तो 1 और -1 ऑप्शन, 1 और -1। If the correlation coefficient between x and y is 0.5, then by(x) is 0.5, then the bxy is, तो क्या है फॉर्मूला, r is equal to bxy into by(x), r की वैल्यू 0.5 दी, bxy की वैल्यू 0.5, तो by(x) निकालना है, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू bxy, तो bxy जैसे का वैसा रहेगा, 0.5 को उधर भेजो, 0.25/0.5, 0.5 आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.5। ओके, हाँ 94। For a positive and perfectly correlated random variable, one of the regression coefficient is 1.4। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bxy by(x) दोनों में से एक 1.4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 2, वेरिएंस ऑफ y is, तो एक्चुअली इधर जो भी दिए वाले आंसर्स रॉन्ग है, मेन एग्जाम में एक्चुअली डेटा भी गलत दिया है, पर ठीक है कर लेंगे। पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब r की वैल्यू हो गई 1, r की वैल्यू हो गई 1, अब 1.4 वन ऑफ द कोएफिशिएंट बोला है, तो कौन सा, तो दोनों भी अजम्पशन करके मैंने सॉल्व किया, bxy 1.4 पकड़ा और by(x) 1.4 पकड़ा, दोनों तरीके से सॉल्व किया, r की वैल्यू 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 2, तो क्या है फॉर्मूला अपना, क्या है फॉर्मूला, bxy is equal to r into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x by स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को ऊपर भेजो और 1.4 को नीचे, तो 2y 1.4 आता, 1.42 स्क्वायर आ गया 2.04, स्क्वायर आ गया 2.04। अब by(x) दिया 1.4, अगर ऐसा करते हैं r की वैल्यू 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, ऊपर भेज दो 2 को, तो 2.8, वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 7.84, एक तो 2.04 या 7.84, 2.04 या 7.84 दोनों भी आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर इज 7.84 या 2.04, इन दोनों में से आना चाहिए, मैंने स्क्रीन में सामने रखा है,
आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, जो करना है कर लो। ओके, for n pairs of observations the coefficient of concurrent deviation is calculated as 1 by root 3. There are 6 concurrent deviations, n is equals to, तो कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 कॉन्करेंट डेविएशन मतलब क्या। देखो कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 2c माइनस यम बाई यम। क्वेश्चन ने यन पूछा है, यन से ही यम मिलता है, यन माइनस वन इज यम, तो ऑब्वियसली वो तो दिया नहीं रहेगा, बचा क्या है सी, तो सी की वैल्यू दी है 6 और आर की वैल्यू दी है 1 बाई रूट 3, कोइफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन दैट इज आर 1 बाई रूट 3। तो क्या है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2c माइनस यम बाई यम, तो ये 1 बाई रूट 3 दिया, तो 2c, सी की वैल्यू 6 दी थी, तो 2 इंटू 6 माइनस एम बाई एम, तो 12 माइनस एम बाई एम 1 बाई रूट 3, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 1 बाई 3 इज इक्वल टू 12 माइनस एम बाई एम, तो यम को ऊपर भेजो 3 को उधर भेजो, यम इज इक्वल टू 36 माइनस 3m, तो 4m इज इक्वल टू 36, यम इज इक्वल टू 9, तो नांदेड़ इज इक्वल टू प्लस 1 10, तो ये हो गया 10। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स number goes from 100 to 200 and salary of the worker is also raised from 300 to 500, then the real wages is, तो 100 to 200, 300 to 500, तो रियल वेजेस कैसे निकालते, इनकम बाय इट्स इंडेक्स इनटू 100, इनकम कितनी है 500, इट्स इंडेक्स 200, तो 500 बाय 200 इंटू 100, तो आ गया 250, 500 बाय 200 इंटू 100 250। ओके, नेक्स्ट द सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, तो सर्कुलर टेस्ट कैसे मिलेगा, तो सर्कुलर टेस्ट ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1, P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया उसका, तो बट अब 1 आना था, तो अपने को इसको थोड़ा सा खींचना है, तो देखो P01, तो क्या लिखेंगे P01 को, P1 बाई P0, P12 P2 बाई P1, P20 P0 बाई P2, तो सबको कट 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 करो, तो आ गया 1, तो ये उसका लॉन्गर वर्जन है। एक्चुअली सर्कुलर टेस्ट का मॉड्यूल में किधर भी ये फॉर्मूला नहीं दिया है, आई एक्सेप्ट बच्चा लोग, इसका किधर भी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, बट एक चीज ध्यान में रखना, सर्कुलर टेस्ट इज अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो उसको एक्सटेंशन करके 1 आना चाहिए, P01 P10 का, तो ये आ गया, तो इससे ए ऑप्शन। In the data group of Bowley's and Laspey's index is as follows. Bowley's index number is 150, Laspey is 180, Pashes. तो बाउले कैसे आता है, लास्पेर प्लस पाशेस डिवाइडेड बाय 2, तो बाउले दिया 150, 180 प्लस पी बाई 2, तो 300 इज इक्वल टू 180 प्लस पी, तो पी इज इक्वल्स टू 120, तो पाशेस इंडेक्स नंबर 120 आ गया, तो सिंपल था ये अरिथमेटिकल मीन। लास्पेर इंडेक्स नंबर इज a weighted aggregate method taking the weights, लास्ट ईयर किसके, बेस ईयर के क्वांटिटीज लेता है, तो क्वांटिटी कंज्यूम इन अ बेस ईयर, पाशेस करंट ईयर लेता है, तो लास्ट ईयर पूछा है, ये तो प्योर बेसिक फॉर्मूला, मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन तो भी आते, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट, फाइंड द पाशेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ द गिवन बिलो, तो उसके पाशेस इंडेक्स नंबर निकालना है। पाशेस का फॉर्मूला क्या है, P1Q1 by P0Q1, P1Q1 by P0Q1, तो बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, P1Q1 एंड P0Q1 इसको निकालना पड़ेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया किसको किसको, बेस ईयर को क्या बोलते हैं, इसको P0, इसको Q0, इसको P1, इसको Q1, तो P1 को एक बार Q1 से और P0 को एक बार Q1 से मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो 375 एंड 646, P1Q1 379, P0Q1 646 इंटू 100, तो 58.67 आता है, जबकि यहाँ पे एक भी आंसर नहीं, अगेन रॉन्ग आंसर, 3 या 4 रॉन्ग आंसर हो गए एक एमटीपी के अंदर, चलते रहता है, कोई नहीं टेंशन नहीं है, मैं हूं आपके लिए, काई को चिंता करते हो, तो ये आंसर आ गया 58.67, दैट्स द करेक्ट आंसर, किसी को चाहिए तो। सो बच्चा लोग ऑलमोस्ट 74 क्वेश्चंस अपन ने कवर किए, जिसमें 3-4 रॉन्ग आंसर थे, वो भी मैंने बता दिए तुमको, तो इस तरीके से तुमको एमटीपी सॉल्व करने हैं, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक चैप्टर मेन एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, मैथ्स और स्टैट्स ऐसे अलग अलग सेक्शंस नहीं होते, मैथ्स स्टैट और एलआर ये मिक्स आते हैं, तो जो भी एक्सप्लेनेशन तुमको मिल गया रहेगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाके स्क्रीनशॉट लिख सकते हो,
या पॉज करके लिख सकते हो, या वर्किंग चाहिए तो कमेंट बिलो नीड द वर्किंग्स मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। चलेगा, मिलते हैं अगले एमटीपी के सॉल्यूशंस में। अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर। मैं भूल गया यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा कमेंट कर दो यार, हमको अच्छा लगता है कि बच्चों ने कमेंट किया, वीडियो देखा, तो इसके लिए प्लीज कमेंट इफ यू नीड।